हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित जो हमारे ट्रेड के 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो उनका हम प्रैक्टिस सेट अपना आज से कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं और देखते हैं फ्रेंड्स हम आज के अपना क्लास को। इसमें हमारे कुल 60 क्वेश्चन रहेंगे और इस प्रकार हमारे पास जो 20 तरह के प्रैक्टिस सेट हैं, तो फ्रेंड्स हम इनको 20 दिन में कवर करेंगे। तो फ्रेंड, और साथ ही साथ इसमें हमारा शाम को हिंदी का क्लास भी अपलोड होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। देखते हैं हम अपने आज के टेक्निकल के जो हमारे 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो उसमें हमारा जो इस तरह की जो मैथ दी गई है, तो ये इस तरह के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। ये फ्रेंड्स, यहाँ से जो 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा टेक्निकल शुरू होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अगर हमारा यदि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो, तब हमारा आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर जब हमारे मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम अगर हमारा इतना हो तो आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स कि हमारा 1 मिली एम्पियर से कम, या हमारा 10 से 40 मिली एम्पियर, या हमारा इससे अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि जो हमारा 1 मिली एम्पियर से अगर कम की धारा अगर हमारे शरीर से प्रभावित होती है, तो वहां पर हमें क्या होगा कि आघात की अनुभूति नहीं होगी। अगर हमारे पास इससे ज्यादा धारा हमारे शरीर से प्रभावित होती है, तो हमें झटका लगता है, यानी कि करंट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यदि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत, ये हमारे दोस्त की वजह से अगर आग लगी है कहीं पर, ये हमारा सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमारा तेल, पेट्रोल या विद्युत दोस्त की वजह से आग लगी है, तो वहां पर हमारा प्रयोग किए जाने वाला जो एक्सट्यूसर होता है, या अग्निशामक बोलते हैं जिसको, तो वहां पर हमारा किस प्रकार का अग्निशामक यूज किया जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विद्युत वाली आग होती है उसके लिए हमारा सीटीसी यूज किया जाता है, और जो हमारी पेट्रोल वाली आग होती है वहां पर फोम टायर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक दिया गया है। यहाँ इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए पेट्रोल वाला, यानी कि खाली अगर विद्युत से लगी हुई आग है तो वहां पर हम उसको सीटीसी इंट्यूसर द्वारा बुझाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो विद्युत, फिर से दोबारा क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि हमारा विद्युत उपकरणों में ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा विद्युत से आग लगती है वहां पर हमारा जो हेलेन टाइप को ही सीटीसी फायर इंट्यूसर बोलते हैं, और इसी को ही पायरीन या CCl4 कहा जाता है, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो हमारी कहीं पर भी विद्युत से आग लगी होती है वहां पर हमारा हेलन टाइप प्रकार का जो अग्निशामक होता है उसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा क्लास ए फायर में जो हमारा लकड़ी की आग आ जाती है, अगर लकड़ी की आग बुझाते हैं तो वहां पर हमारा सोडा एसिड इंट्यूसर का यूज करते हैं, और जो हमारी तेल से आग लगती है तो वहां पर हमारा फोम फायर, तो उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच हमारा बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगर फ्रेंड्स हमारा जो धारा ले जाते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोला जाता है उसको? एम्पियर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच
जो हमारा बल होता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो वैद्युत आवेश होता है तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका हमारा कूलाम्ब होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। जो एम्पियर दिया गया है ये हमारा धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये हमारा धारा का मात्रक है। और जो हमारा शक्ति का मात्रक दिया गया है ये हमारा वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट है। और हमारा जो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट। तो ये हमारी वोल्टेज की इकाई, तो वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आदर्श धारा स्रोत में क्या शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आदर्श धारा स्रोत में क्या शून्य होता है, तो ये हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो जो उसकी आंतरिक चालकता होती है, चालकता को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस माने इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टेंस। और जो हमारा प्रतिरोध होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये एक हमारी आदर्श धारा स्रोत में क्या शून्य होता है, तो उसकी हमारी चालकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा किसी अनावेशित, जो हमारा कोई अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा कोई अनावेशित पिंड होता है तो उसको किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा होता है जो घूर्णन, जो हमारा उनके अक्ष के परितः घूर्णन करके, तो यहाँ पर हमारा जो घूर्णन करके उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। और हम उसको चालन द्वारा आवेशित कर सकते हैं और प्रेरण द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं और घर्षण द्वारा भी आवेषण कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो उसको हम अक्ष के अपने अक्ष पर घूर्णन करके उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि बताना है किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध, जो हमारा किसी भी सामग्री का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई बताना है कि उसको हम किससे मापते हैं। तो इसका हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, सी में दिया गया है कि ओम सेंटीमीटर, या फिर ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर होता है, क्योंकि लंबाई को हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स इसका अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो विशिष्ट प्रतिरोध, तो फ्रेंड्स ये हमारा आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वहां पर क्षेत्रफल होता है, एल हमारी लंबाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स और हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का क्या है, कुचालक है, सुचालक, सॉरी यहाँ पर सुचालक की बात कही गई है। तो यहाँ पर इनमें से आपको ये बताना है कि विद्युत धारा का सुचालक क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी बालू दी गई है ये हमारी विद्युत धारा की सुचालक नहीं है। जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भी धारा गुजार नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कांच होता है इससे भी हमारी धारा नहीं प्रभावित होती है। तो जो हमारा नल का पानी होता है तो फ्रेंड्स इससे हम धारा को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैसे तो हमारा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो अगर हमारा फ्रेंड्स हम धारा प्रभावित करना है तो वहां पर हमारा कौन कौन सी चीजों का आवश्यक होना चाहिए। तो वहां पर हमारा फ्रेंड्स वोल्टेज का स्रोत और एक चालक होना चाहिए। तो धारा प्रभावित करने के लिए हमें वोल्टेज स्रोत की और चालक की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऋणात्मक ताप गुणांक, तो जो हमारा ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है। तो यहाँ पर हमें चार मेटल दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है कि हमारा जो ऋणात्मक होता है ताप गुणांक वो किसका होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है विद्युत अपघट्ट।
जो हमारा विद्युत अपघट्ट को और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट होते हैं, इनका ताप गुणांक हमारा ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर हमारा विद्युत उपसाधनों से जो उसके सिरे बने होते हैं, किसके बने होने चाहिए? तो जो हमारे विद्युत उपसाधन होते हैं, तो उनके सिरे हमारा किसके बने होना चाहिए? पीतल के। और फ्रेंड्स जो हमारा पीतल होता है, तो पीतल में हमारा किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो कॉपर प्लस जिंक होता है या जस्ता, तो कॉपर प्लस जस्ता का मिश्रण हमारा क्या होता है? पीतल होता है। और फ्रेंड्स अगर पीतल के गलनांक की बात की जाए तो ये हमारा 960 डिग्री होता है। पीतल का गलनांक हमारा 960 होता है। और अगर हमारा जस्ते की गलनांक की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और लोहे का हमारा होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो हमारा तांबा होता है इसका होता है फ्रेंड्स 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा उनके क्या दिए गए हैं? गलनांक बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारा जो इसका प्रतिरोध किससे बढ़ा सकते हैं? तो जो उसकी फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तारों का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स वहां पर हमारा जो फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तारों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? वहां पर उसकी कुंडली में प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार, किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी आई आर का बीजीय योग क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम दिया गया है। तो यहां पर बताना है कि सभी आई आर का होता है बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। सभी धारा और प्रतिरोध, आई आर का मतलब होता है, आई का मतलब एम्पियर और आर का मतलब प्रतिरोध। तो धारा और प्रतिरोध का बीजीय योग होता है तो ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता है। तो ये हमें बताना है कि जो हमारा किरचॉफ का नियम होता है ये किसके साथ लागू नहीं होता है। तो यहां पर हमारा 75 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो हमारा किरचॉफ का नियम होता है तो ये हमारा वितरण मानकों पर, जो हमारे वितरित मानक होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। ये हमारा प्लब्ड मानकों पर लागू होता है और गैर रेखीय प्रतिरोध पर भी लागू होता है और निष्क्रिय तत्वों पर भी लागू होता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रमशः जो हमारा 3 और 6 कि यहाँ पर 3 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध यहाँ पर सीरीज में 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े गए हैं। तो इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो प्रतिरोध होते हैं तो यहाँ पर पहले हम इसका प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो बैटरी, तो यहाँ पर हमें V बराबर दिया गया है 18 वोल्ट। कितना दिया गया है? तो V बराबर 18 वोल्ट। तो यहाँ पर हम V बराबर IR का प्रयोग करेंगे, V बराबर IR का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 3 9। तो 9 हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमें धारा का मान आई का मान बताना है। तो यहाँ पर हम वोल्ट का मान कितना दिया गया है? 18 और आई इंटू हमारा जो प्रतिरोध ये 9 दिया गया, 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा आई का मान कितना निकल के आ जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये अभी क्वेश्चन हमने बताया था कि यहाँ पर जो हेलेन टाइप अग्निशामक होता है इसी को ही हम CTC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को बोला जाता है पायरीन।
इसी को पायरीन, CCl4 और हमारा CTC और हेलिन टाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कैसी होती है या किससे बड़ी होती है, ये बताना। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, अगर हम उससे मान निकालते हैं तो क्या होता है? एक मान निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको बताना है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है ये किस पर लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध और हमारा एसी परिपथ और हमारा वोल्टेज। तो किस पर लागू नहीं होता है? तो ये हमारा अर्धचालक जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, इन पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हमारे यहाँ जो किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो ये हमारा यह क्या बन जाएगा उससे? अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो वहां पर हम किस प्रकार के बन जाएंगे, ये बताना है कि पी प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे कि हमारा एन प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो वहां पर हमारा क्या होता है कि पी एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। और फ्रेंड्स अगर पी प्रकार के अर्धचालक की बात की जाए तो फ्रेंड्स जो जर्मेनियम को बोरान से मिला दें, क्या कर दें? अगर जर्मेनियम को बोरान में मिला दें तो वहां पर हमारे पी प्रकार के, किसको, जो हमारा जर्मेनियम होता है, तो जो हमारा जर्मेनियम होता है उसको अगर हम बोरान से मिला दें, किससे मिला दें? तो बोरान से मिला दें तो वहां पर हमारा किस प्रकार का? पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीना डायोड का है। तो यहाँ पर यह बताना है फ्रेंड्स कि हमारा जो कौन सा प्रतीक है जो जीना डायोड से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जीना डायोड से संबंधित प्रतीक बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो ये हमारा जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है ये हमारा जीना डायोड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स एक तरफ क्या होता है? प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो माइनस को हम कैथोड बोलते हैं और प्लस वाले को एनोड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताना किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर डायोड की बात की जाए तो इसका फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा बहुत कम होता है। लेकिन अगर हमारा जो एक फॉरवर्ड होता है एक रिवर्स होता है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड प्रतिरोध की बात की गई हो तो वो हमारा क्या होता है? कम होता है। अगर हमारा जो रिवर्स प्रतिरोध की बात की जाती तो जो हमारा रिवर्स प्रतिरोध होता है तो ये बहुत उच्च होता है। जो हमारा फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है अगर कोई डायोड है तो उसका हमारा फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब हमारा 200 किलो ओम प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है तो फ्रेंड्स अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है तो उसको अगर हम समांतर में जोड़ते हैं तो ये समांतर में हमारा इस प्रकार जोड़ा जाता है जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 R3 डॉट डॉट ये हमारा होता है इसमें। तो हमारा अगर हम समांतर में जोड़ते हैं, अगर हमारा श्रेणी में जोड़ा जाता है फ्रेंड्स तो सीधा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 100 ओम के दो प्रतिरोधों को कैसा जोड़ा गया है? समांतर में जोड़ा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1/100 प्लस हमारा जो 1/100 करके हम यहाँ पर 100 एलसीएम आ जाएगा। तो 100 हमारा जो एलसीएम आएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में किलो में दिया गया है तो किलो में बदलने के लिए वहां पर हम 1000 से गुणा
तो हमारा फ्रेंड्स 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 2/100। तो हमारा एक 1/r बराबर हो जाएगा 1/50। तो हमारा अगर r बराबर पूछा गया है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 50 किलो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सिर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोरिंग टेक्नीशियन में सेफ्टी से संबंधित करीब हमारा 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सिर की सुरक्षा के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा हार्ड हेड और हेलमेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि उपरोक्त दोनों ए और बी, तो यहाँ पर हमारा जो हार्ड हेड और हेलमेट तो हमारा जो वर्कशॉप में सिर की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा जो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, व्हील के आगे खड़ा होना चाहिए कि व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, या हमारा गॉगल्स पहनना चाहिए का उपयोग ए और सी दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ग्राइंडिंग व्हील पर जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन होती है तो वहां पर हम किसी भी चीज जॉब को ग्राइंडिंग करते हैं तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए साइड में खड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो जो हमारे उत्सर्जन मानक होते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो उत्सर्जन मानक होते हैं इसका हमारा यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, ग्राम प्रति किलोमीटर। तो ये हमारे जो उत्सर्जक मानक होते हैं उसका यूनिट होता है ग्राम प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल में किसको मापा जाता है, तो ये हमारा ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो यहां पर हमारा दिया गया है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है। तो यहां पर हमारा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हमें पूछा गया है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स माइक्रोमीटर जो हमारा होता है तो इसका हमारा एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। तो या हम इसको कह सकते हैं कि 0.01 mm। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 0.01 mm। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा क्योंकि यहां पर कंडीशन लगाया गया है थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की जो हमारी स्लीव होती है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जो इंच में दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.009 इंच। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा ये ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन कितने पे बना होता है, तो ये हमारा 0.009 इंच पर बना होता है। या हम इसी को अगर हम इंच से अगर हम उसमें पूछे डिग्री सेल्सियस में तो हमारा वहां पर एक जीरो कम हो जाता है। सॉरी एमएम में पूछा जाए तो अगर हमारा इसी पर ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन एमएम में कितना होता है फ्रेंड्स, तो एमएम में हमारा कितना निकल के आ जाएगा 0.09 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा ये 90 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या होता है। तो यहाँ पर ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा गया है तो और जो हमारा पहले में पूछा गया था मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का मान। तो जो अगर हमारा मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या होता है कि 0.001, हमारा 0.001 इंच में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कारपट को स्पर्श करता है, तो जो हमारी वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कारपट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है। तो वहां पर हमें यह बताना है कि जब हमारा वर्नियर ऊंचाई मापी में जबड़ा कारपट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। वो क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारा शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। अगर हम वर्नियर ऊंचाई मापी में जब हम जबड़ा कारपट को हमारा स्पर्श करता है तो वर्नियर पैमाना क्या दर्शाता है? तो हमारा शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर के उपयोग से निम्नलिखित लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या होता है कि माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर के उपयोग से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है कि बाहरी और भीतरी दोनों ही मापों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके मापन अधिक शुद्ध होते हैं और हमारा क्या होता है, सरलता और तेजी से इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा कि जो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर का उपयोग के लाभ होते हैं, तो ये हमारे सभी उसके लाभ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो हमारी ब्रेजिंग प्रक्रिया है वो कितने तापमान पर की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेजिंग प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, ये हमारी कितने ताप पर की जाती है। तो ये हमारी 450 से ऊपर जो हमारा इसका टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। और अगर हमारा जो 450 से नीचे की प्रोसेस आ जाए तो वहां पर हम उसकी सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करते हैं 450 से नीचे पर, और जो हमारी ब्रेजिंग प्रक्रिया करते हैं तो ये हमारी 450 से ऊपर के टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है। अगर हमारा कोई मेटल हमारा जो कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को काटता है तो वहां पर हमारा उसको क्या कहेंगे, टफनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टफनेस। टफनेस को ही फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, कठोरता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो बी में दिया गया है, तो कोई कठोरता के कारण ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमारा वो बताना है कि वो हमारी कौन सा गुण है जिसके कारण धातु को हम तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसको हम नमनीयता, नमनीयता को ही डक्टिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तो तन्यता या हमारा क्या होगा, तन्यता या नमनीयता। अगर किसी भी धातु के तार खींचे जाएं तो उसको नमनीयता या तन्यता या डक्टिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि धातु को पत्थर में बदलने का गुण क्या कहलाता है, या हम कह सकते हैं इसको कि चादर के रूप में। अगर हम किसी धातु को पत्थर या चादर के रूप में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर हमारा जो गन मेटल होता है, तो गन मेटल ये हमारा क्या है, एक अलोह मिश्र धातु है, या हमारा एक यौगिक है, या तांबे का मिश्र धातु है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि सभी। तो ये हमारा क्या होगा, सभी हो जाएगा। गन मेटल एक प्रकार का हमारा क्या है, अलोह मिश्र धातु भी है, यौगिक भी है, और हमारा कॉपर का मिश्र धातु है। अगर हमारा गन मेटल के एलॉय की बात की जाए तो फ्रेंड्स, तो ये हमारा कॉपर होता है, और क्या होता है इसमें हमारा टिन भी होता है और जिंक होता है। तो कॉपर टिन जिंक,
तो कॉपर इसमें 88% होता है फ्रेंड्स, टिन 10% होता है और जिंक 2% होता है। तो तो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रॉस मेटल किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्रॉस को ही क्या बोला जाता है? ब्रॉस को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इसी को पीतल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रॉस को पीतल बोला जाता है। और अगर हमारा फ्रेंड्स ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज पूछा जाए तो ब्रॉन्ज को कांसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज को कांसा बोला जाता है और ब्रॉस को पीतल। तो फ्रेंड्स हमारा जो ब्रॉस होता है ये हमारा क्या होता है? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। और अगर हमारा ब्रॉन्ज की बात की जाए तो फ्रेंड ब्रॉन्ज हमारा क्या होता है? तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा गन मेटल या गन धातु किसका मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था क्या होता है। तो इसमें होता है तांबा, टिन, जिंक होता है। तो तांबा 88%, जिंक 10%, सॉरी टिन 10% और जिंक 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बताना है कि निम्न में से कौन अलोय धातु है? तो यहाँ पर अलोय धातु का मतलब वो होता है फ्रेंड्स जिसमें हमारा चुंबक चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अलोय धातु क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है कॉपर। तो कॉपर हमारा क्या है? एक नॉन फेरस एलॉय है, या फिर इसको हम अलोय धातु बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बताना है टिन का अयस्क क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टिन का अयस्क क्या है? तो हमारा टिन का अयस्क बताना है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसीटेराइट ये हमारा टिन का होता है और गैलेना किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा सीसा का अयस्क होता है और हेमेटाइट हमारा लोहे का अयस्क होता है और पायराइट हमारा कॉपर का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, स्टेक किस धातु की बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टेक क्या होता है? एक छड़ी होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी किससे बनाई जाती है? तो ये हमारी फोर्ज मृदु इस्पात की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये बताना है कि हाई स्पीड स्टील, जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है HSS, तो यहाँ पर हाई स्पीड स्टील में बताना है कि क्रोमियम कितने परसेंट होता है और टंगस्टन कितना होता है और वेनेडियम कितना होता है। तो फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील होता है, इसमें टंगस्टन 18% होता है, क्रोमियम 4% होता है और वेनेडियम 1% होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक निर्धारित समय में किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स अगर हमारा किए गए कार्य की दर, दर का मतलब होता है शक्ति। तो दर, अगर हमारा किए गए कार्य की दर पूछा जाए तो फ्रेंड्स वहां पर शक्ति होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहां पर दर की जगह क्षमता लग जाता कि किए गए कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमारा जो क्षमता होता है तो क्षमता को क्या बोलते हैं? क्षमता को बोलते हैं एनर्जी, यानी कि ऊर्जा बोला जाता है क्षमता को। तो किए गए कार्य की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं और किए गए कार्य की दर को शक्ति बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंजन को किससे मापा जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो इंजन होता है, इंजन को किससे मापा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डायनोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इंजन को डायनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भार का मात्रक क्या होता है? या भार या वजन, या इसी को कह सकते हैं वजन। भार और वजन का मात्रक दोनों का न्यूटन होता है। और फ्रेंड्स जो हमारा बल होता है, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। तो भार, वजन और बल तीनों के मात्रक न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किलोवाट घंटा, तो ये हमारा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये बताना है, ये हमारी दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका डिस्टेंस का मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा पृथ्वी की सतह पर ली गई माप
की अपेक्षा, जो हमारा पृथ्वी की सतह पर ली गई माप की अपेक्षा माउंट एवरेस्ट चोटी के शीर्ष पर ली गई माप क्या प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर जो माप हमने यहाँ पर ली है पृथ्वी पर, और अगर हम माउंट एवरेस्ट पर कोई माप लेंगे तो उसमें क्या अंतर होगा? तो फ्रेंड्स उसमें कुछ अंतर नहीं होगा। ये अंतर होगा कि भार में कमी हो जाएगी, परंतु जो हमारा मास होता है द्रव्यमान, तो जो हमारा वेट बदल जाएगा लेकिन मास नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान वही रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समान आयतन वाले भिन्न भिन्न द्रव्यमान, समान आयतन वाले भिन्न द्रव्यमानों के चार पिंड जो M1, M2, M3 और M4 वाले पदार्थ में किस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होगा? तो यहाँ पर ये बताना है फ्रेंड्स, किस पदार्थ का घनत्व यहाँ पर सबसे कम होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि सबसे कम घनत्व किसका होगा फ्रेंड्स? जो हमारा M4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसका घनत्व सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स जो हमारा बर्फ का अपेक्षित घनत्व 0.9 है, तो जल में डालने पर उसका कितना भाग जल के ऊपर होगा? अगर हमारा किसी भी बर्फ का अपेक्षित घनत्व या हमारा जैसे बर्फ का अपेक्षित जो घनत्व है तो हमारा ये 0.9 है, अगर हम इसको जल में डालने पर इसका भार जल में कितना ऊपर रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, तो 0.1%, जो हमारा 0.1 होता है इसका इतना भाग हमारा इसका क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और जो हमारा इसका जो 0.9 या 8 करके जो हमारा नीचे रहेगा जल के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताना है कि निम्न में से किसी पिंड की गति समय में का ग्राफ नहीं है, ये बताना है कि उसका ग्राफ कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारा किसी भी पिंड के गति समय का ग्राफ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? अगर हमारा फ्रेंड्स यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको घूर्णन गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सवाल पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन के इसमें समथिंग आएंगे आपके बोरिंग टेक्नीशियन में। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही वो आपके जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और जो हमारे जो गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमारे जब एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद की जमीन पर पहुंचने से 3 सेकंड लगते हैं, अगर गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तो भवन का हाइट बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसका हाइट बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। एच बराबर हम क्या लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होगा फ्रेंड्स, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक वेग जो हमारा जीरो हो जाएगा, अगर हमारा प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा तो हमारा एच बराबर क्या निकल के आ जाएगा, अब हाफ हमारा जी का मान दिया गया है 10 और टी समय कितना हुआ है 3 सेकंड, 3 9 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा 2 बार काट देंगे तो 5, तो इसका कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 45 आंसर निकल के आ जाएगा। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी फ्रेंड्स, तो 45 मीटर, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में हमारा 45 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 किलो द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/2 द्रव्यमान कितना है 10 और जो हमारा वेग दिया गया है 5, तो यहाँ पर हमारा 125, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो यहाँ पर एक अश्व शक्ति में हमारा
कितने वाट होते हैं फ्रेंड्स? 746 वाट होते हैं। अगर फ्रेंड्स 1 मीट्रिक अश्व शक्ति में पूछा जाए, अगर हमारा 1 मीट्रिक अश्व शक्ति में पूछा जाए तो वहां पर हमारा कितना होते हैं? 735.5 वाट होता है। क्या होता है? 735.5 वाट होता है। यहाँ पर एक अश्व शक्ति पूछा गया है तो इसमें हमारा 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिंड पर हमारा जो 40 न्यूटन का बल लगता है, यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 के कोण बनाता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर जब भी आपको थीटा कोण दे दे और आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि हमको गिवन क्या है, तो पहले हमें ये गिवन मतलब कि हमारा जो न्यूटन में क्या होता है तो हम समझ जाएंगे कि यार न्यूटन में तो बल होता है। तो यहाँ पर हमारा W बराबर क्या लगाएंगे? F cos थीटा। तो यहाँ पर W बराबर हम F cos थीटा लगाएंगे। तो अगर हमें जिसको क्या निकालना है फ्रेंड्स? कार्य निकालना है, तो हमारा जो यहाँ पर हम मान रख देंगे इसका, तो F कितना दिया गया है हमको? 40, इसका F का मान 40 दिया गया है, इंटू D कितना दिया गया? F इंटू D इंटू कॉस थीटा। कॉस 45 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा 80 1/√2 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे? परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40√2 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो सतहों के बीच घर्षण का कारण क्या है? तो हमारे फ्रेंड्स अगर दो सतह दिए गए हैं उनके बीच घर्षण का कारण क्या है? तो पदार्थ और उसका रूक्षता। तो रूक्षता के कारण ही घर्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वह टेम्परेचर क्या है जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2015 की ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी पूछा गया था। तो वह तापमान जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या होता है? अगर हम आप निकालना चाहते हैं तो C/5 बराबर K माइनस 273/5 से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना है तो सीधा सीधा इसको याद कर लो कि अगर वह तापमान जो हमारा क्या होता है केल्विन और सेल्सियस पर के ताप का 2 गुना हो जाता है, तो ये होता है 273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और फ्रेंड्स इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तरल और उसके परिवेश के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है, अगर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा कोई तरल और उसके परिवेश के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर उसकी हानि की दर भी दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार।